नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बिहार का प्रमुख उद्योग है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई चीजें आपसे पूछा जा सकता है। 2 प्रश्न तो मान के चलिए यहाँ से रहना तय है, ठीक है। 2 से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको करंट अफेयर्स का जो 30 क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है, बिहार स्पेशल का जो 30 क्वेश्चन है वहां से आ सकता है। इसके अलावा जब आप ज्योग्राफी के पोर्शन में जाएंगे तो कुछ पोर्शन वहां पे रहता है उद्योग से संबंधित, वहां आ सकता है। इसके अलावा इकोनॉमी के पोर्शन से पूछा जा सकता है, तो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आएगा। तो कुल मिला के रखिए, ये एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि सर क्या ये कठिन है? सबसे आसान टॉपिक में से एक होता है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल फैक्ट पूछ लिया गया है। मतलब ऐसा प्रश्न पूछा गया है जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। यानी कि अगर एक बार, और फैक्ट भी इतना नहीं कि बहुत गहरा फैक्ट हो, आपको बिल्कुल याद रखना ही मुश्किल हो जाए। अगर 1-2 बार आप पढ़ के गए हैं, रिवीजन करके गए हैं, इतना से आपका काम बन जाता है। तो चलिए, लास्ट मिनट रिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, आज का जो ये 15-20 मिनट हम पढ़ने वाले हैं, इसमें अगर एक बार हम क्या करेंगे, पूरे तरीके से बिहार में कैसे कैसे औद्योगिक विकास हुआ, बिहार में कौन कौन से औद्योग क्षेत्र हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार के कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, राज्य सरकार की औद्योगिक इकाइयां क्या क्या हैं, इन सब को एक ही लेक्चर में इकट्ठे देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से अब यहां पर शुरू करते हैं। चलिए, बिहार में औद्योगिक विकास के लिए क्या है, देखिए सबसे पहले यहां शुरू करते हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बियाडा, इसकी चर्चा आपने बहुत सुना होगा, है ना। हाल फिलहाल में ये सबसे ज्यादा चर्चित रहा है, क्योंकि बिहार सरकार चाहती है कि बिहार में निवेश आए, और निवेश आए तभी उद्योग लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इन तमाम चीजों के लिए ये जो संस्था है, प्राधिकरण है, इसका महत्व है। इसकी स्थापना 1974 में। तो पहली चीज तो यही पूछा जा सकता है कि औद्योगिक विकास के लिए कौन सी प्राधिकरण जिम्मेदार है, और ये हो सकता है कि ये प्राधिकरण जिम्मेदार है तो इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, अब एक बात और इस पे महत्वपूर्ण कर दिया गया है साथियों। इसमें क्या किया गया है, इसी संस्था को, इस प्राधिकरण को 4 भाग में बांट दिया है, और ये 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय होने वाले हैं। और क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन होंगे, यहां देखिए। पहला, पटना। क्या बताइए, पटना याद करना आपके लिए मुश्किल होगा? भाई, राज्य की राजधानी है तो इतना तो हम समझते हैं ना कि एक तो पटना में होगा ही। अब देखिए दूसरा क्या है, भागलपुर। भागलपुर भी आपके लिए कठिन नहीं होगा, बताता हूं क्यों। तीसरा मुजफ्फरपुर, और चौथा देखिए दरभंगा। ठीक है, अगर यहां पर बिहार के मैप को हम एक रफ आइडिया ले, बिहार की मैप को यहां पर समझने की कोशिश करें, तो यहां पर देखेंगे ये एरिया, तो यहां पर देखिए ये एरिया, यहां पर गंगा नदी बही, ये हिस्सा जो है वो पटना है, ये वाला हिस्सा तकरीबन देखेंगे वो भागलपुर है, यह हिस्सा देखेंगे तो वो मुजफ्फरपुर है, और इससे सटा हुआ ये दरभंगा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये आपको इस 4 हिस्से में बटा हुआ दिखेगा, इसका 4 रीजनल ऑफिस, ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत इसके 74 औद्योगिक क्षेत्र में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। बताइए, अगर इसके अंतर्गत आपसे पूछ लिया जाए कि औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 निम्नलिखित कारण से बनाई गई, 4-5 विकल्प रहे। अगर कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है, फिर भी जरा इस पर ठहर के सोचिए कि ये क्या हो सकता है। देखिए क्या है ये, सबसे पहली बात, ये नीति क्या है, पॉलिसी कब बना है, 2016 में। तो एक प्रश्न रहेगा तो यही जान गए, औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति, यानी कि एक ऐसी पॉलिसी तैयार की गई है जिसका उद्देश्य क्या रहेगा, औद्योगिक विकास करना, और इसके लिए प्रोत्साहन कर सकता है। प्रोत्साहन किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट कैसे प्रोत्साहन कर सकती है, सब्सिडी दे करके, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वो तैयार करके, इसके अलावा कुछ विशेष तरह की सुविधा दे करके, जैसे कि अगर लोन दे तो लोन सस्ता दे दे, या इंटरेस्ट ना ले सरकार, या जमीन जो है, क्योंकि बिहार में प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है, तो जमीन है एकदम आप सही कीमत पर या कम कीमत पर उपलब्ध करा दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर दे दें, सड़क, पानी, बिजली, ये सब कुछ करें, कानून व्यवस्था सही कर दें। कुल मिलाकर के वो तमाम काम करें आप, गवर्नमेंट जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत, जिससे क्या होगा, आपके यहाँ
निवेश क्या होगा, बढ़ेगा। और साथियों निवेश बढ़ेगा तो बताइए यहाँ पर जो इंडस्ट्री लगेगा तो क्या बिहार में रोजगार बढ़ेगा ना, बिल्कुल रोजगार बढ़ेगा। ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्ष, अब देखिए इसके लिए मुझे कुछ भी जानना नहीं था, कुछ भी पढ़ना नहीं था, बस लॉजिक लगाना है, ये काम आपका बन जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अतिरिक्त कुछ और काम है, वो क्या है, पहले इस ईयर को देख लीजिए। 2022 की बात है। 2022 में सरकार ने कहा कि हम बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति भी लाएंगे। और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, देखिए ये क्या है, वस्त्र एवं चर्म 2022। तो वस्त्र और चर्म ध्यान रखिएगा, बिहार में जो है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। खास करके यहां हमने चर्चा किया भागलपुर का, तो भागलपुर वाले एरिया में अगर आप देखें तो यह चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वस्त्र और चर्म 2022 वाला पॉलिसी भी। अब बिहार के प्रमुख उद्योग के विषय में हम एक एक पढ़ना शुरू करेंगे। साथियों बिहार के उद्योग के विषय में जब भी आप पढ़ना शुरू करें, आप इस बात को समझें कि कौन कौन सा उद्योग हो सकता है। अगर मुझे कोई जानकारी नहीं होगा कि बिहार में कौन कौन उद्योग हो सकता है, तो मैं सबसे पहले कुछ बेसिक बात देखूंगा। मैं ये देखूंगा कि बिहार किस तरह का स्टेट है। किस तरह का स्टेट कहने का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था के आधार पर, जो अर्थव्यवस्था को जैसे 3 भाग में बांटा गया है ना, कि प्राइमरी क्षेत्र हो गया एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर हो गया मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी सेक्टर हो गया सर्विस सेक्टर। तो हम ये देखेंगे कि बिहार में किस चीज की प्रधानता है। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि भारत गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है, आज भी भारत में 50% जनसंख्या गांव में निवास करती है और एग्रीकल्चर पर निर्भर है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर है, ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए। जब बात यहां पर बिहार की करेंगे तो बिहार तो और भी कृषि प्रधान है, और आज बिहार में आज की तारीख में भी 50 नहीं बल्कि मोर देन 75% लोग जो हैं वो कृषि और उससे जुड़े हुए गतिविधि पर निर्भर हैं। उनका जीवन यापन ऐसा ही चल रहा है। तो कुल मिलाकर के देखिएगा एग्रीकल्चर का महत्व यहां पर काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आप सोचिए कि अगर लोग हैं एग्रीकल्चर पर निर्भर, यानी कि खेती बाड़ी हो रही है, जमीन उपजाऊ है, चूंकि बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उस हिसाब से खेती से इतने लोगों का पेट भर जाता है। तो बताइए यहां पर कि किस तरह के इंडस्ट्री लगने के चांसेस होंगे। और पूरा ध्यान रखिए बिहार का भौगोलिक स्थिति की, बाढ़ प्रवणता का क्षेत्र है, बाढ़ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो बड़े उद्योग नहीं लग सकते। देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, शहरीकरण इस देश में सबसे कम बिहार में ही है। इन तमाम चीजों पर जब आपका एक सेकंड में ध्यान चलाएगा, और वो तब कब जाएगा ध्यान, जब आप पढ़े होंगे, चीजों को अच्छे से समझे होंगे, तो आप समझ पाएंगे कि बिहार में जो भी यूनिट लगेगा, जो भी औद्योगिक इकाई लगेगी, वो किससे संबंधित होगा, एग्रीकल्चर से संबंधित होगा। यानी कि कृषि और कृषि से जुड़े हुए गतिविधि ही उद्योग का शक्ल लेते हुए बिहार में नजर आएंगे। ये बात समझना था। अब देखिए यहां पर एक एक करके आप चलिए, ये चीज इतना आप समझ गए हैं तो आगे आप समझ जाएंगे। देखिए चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग कहां लगता है, चीनी मिल ज्यादा से ज्यादा कहां लगेंगे, वहां जहां जो गन्ने की खेती होती है। तो गन्ना की खेती अगर आप करेंगे तो ये क्या हुआ, ये कृषि का ही क्षेत्र है ना। अब मामला समझ में आ गया। अब ऐसे सोचते चलना है हम लोगों को कि उद्योग कैसा लगेगा। देखिए बिहार में चीनी उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार का महत्वपूर्ण स्तंभ है। ग्रामीण रोजगार मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर। ध्यान रखिएगा, इस उद्योग की नींव 1904 में सारण जिला के मढ़ौरा भी वहां के स्थानीय लोग कहते हैं, प्रथम चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई थी। साथियों ये क्या है, एक फैक्चुअल जानकारी है और आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, बिहार का प्रथम चीनी मिल, तो सारण डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखना है। उस समय से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो उद्योग में राज्य का गन्ना उत्पादक किसान जो है उनकी आर्थिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार ये माना जाता रहा है। तो गन्ना उत्पादक किसानों की स्थिति पर देखेंगे। वर्तमान में चीनी मिल की स्थिति देखें, लंबे समय तक कई चीनी मिल पे काम चलता रहा, फिर स्थिति बेहद खराब होती गई। बहुत सारे चीनी मिल बिहार में लगातार बंद होते चले गए। आज की तारीख में देखा जाए तो कुल मिलाकर के 10 चीनी मिलें कार्यरत हैं। इसके अलावा मौजूदा जो सरकार है, ये सरकार लगातार कह रही है कि हम नए नए चीनी मिल खोलते हुए नजर आएंगे और उसके लिए सर्वे वगैरह का काम चल भी रहा है, ठीक है। आगे
विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करेंगे, जो मिल है 10 मिल, इन मिलों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 88.5 मेगावाट है, जो सह उत्पादन के रूप में ऊर्जा क्षेत्र में अपना योगदान देती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, सह उत्पादन, यानी कि इसका मुख्य काम नहीं है चीनी मिल का ये, लेकिन ये एक कह सकते हैं कि गन्ना, चीनी मिल, ये सब चीज तो है ही, इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में भी अपना 88.5 मेगावाट का ये योगदान दे रही है। हाल में अगर बिहार के गन्ना उद्योग विभाग की देखेंगे तो पुणे स्थित वसंत दादा शुगर संस्थान वीएसआई के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU एक हस्ताक्षर हुआ। इसके तहत बिहार में जितने भी बंद चीनी मिल हैं, जैसा कि मैंने कहा ना कि सरकार ने कहा है कि जितने भी बंद चीनी मिल हैं उसको शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसके वजह से किसानों की आय दोगुनी करनी है। तो इस कंपनी के साथ मिलकर के रणनीतिक और तकनीकी रूप से सहयोग बिहार सरकार लेना चाहती है और तमाम बंद चीनी मिल को दोबारा से शुरू करना चाहती है। कहानी खत्म। चलिए अब यहां पर देखिए ये क्या है, दुग्ध उद्योग। एक लॉजिक समझाया था कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो देखिए दुग्ध उद्योग क्या होगा, कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधि। तो गतिविधि क्या है, पशुपालन हो गया, यानी कि किसान होंगे तो गाय भैंस पालेंगे ही, तो दुग्ध उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो बिहार एग्रीकल्चर और पशुपालन ये परंपरा रहा है बिहार में, तो दुग्ध उत्पादन में भी बिहार बेहतर करता हुआ नजर आएगा। बिहार में अगर देखेंगे वर्तमान में दूध का वार्षिक उत्पादन लगभग 128.53 लाख मीट्रिक टन है। ये जो पॉइंट है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर समस्तीपुर जिला जो है राज्य में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है, जबकि शिवहर जिला सबसे कम दुग्ध उत्पादन कर रहा है। अब समस्तीपुर का नाम कैसे याद रखेंगे, वैभव सूर्यवंशी के विषय में अभी आप सुन रहे हैं, है ना, बड़े बड़ों बॉलर का दांत खट्टा कर देता है, वो इसी डिस्ट्रिक्ट से समस्तीपुर के ही ताजपुर के रहने वाले हैं। और शिवहर इसीलिए, शिवहर बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, पॉपुलेशन भी कम है, एरिया भी कम है, तो यहां पर सबसे कम दुग्ध उत्पादन होता है, तो सबसे ज्यादा और कम ध्यान रखना है। कॉम्फेड की भूमिका, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ यानी कि कॉम्फेड, ये जानते हैं ना सुधा ब्रांड, इसके तहत दुग्ध उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है और यह दैनिक दुग्ध उत्पादन क्षमता इसका देखा जाए संग्रह का तो वह 40 लाख लीटर है और इसे विभिन्न दुग्ध उत्पादों में प्रोसेस भी किया जाता है। नए पहल कुछ देखेंगे, कॉम्फेड ने दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया है और सभी 30,000 दुग्ध समितियों का डिजिटल पंजीकरण करके पारदर्शिता सुनिश्चित करने का काम किया है। आप जिस गांव में रहे होंगे वहां पर एक समिति रहा होगा, वहां किसान रात में सवेरे देखते होंगे अपने पशु का दूध पहुंचा देते हैं, उसके बदले उनको महीना में पैसा मिल जाता है, ठीक है। अब चलिए सुधा जरूर ध्यान रखिएगा, वो ब्रांड बिहार में बहुत चलता है। अब देखिए तीसरा क्या है, बेसिक वही है, एक बात बेसिक क्या है, जूट उद्योग। अब बताइए जूट क्या होगा, कुछ भी नया सोचना ही नहीं है, कृषि से संबंधित चीजें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बिहार में देखेंगे जूट उद्योग का ये परंपरागत जगह रहा है, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद भी इससे बनता है, वैश्विक मांग इसकी यहाँ पर लगातार बनती रहती है। राज्य के जूट के 3 प्रमुख कारखाने की अगर चर्चा किया जाए तो देखिए यहाँ पर एक तो पूर्णिया, एक कटिहार और एक दरभंगा। ये मिथिला वाले क्षेत्र में यानी कि गंगा के उत्तरी मैदान में ये तीनों जगह आपको नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर कच्चे जूट की प्रोसेसिंग होगा, बुनाई होगा और विभिन्न प्रकार के जो जूट उत्पाद हैं उनका निर्माण होगा। विशेष रूप से अगर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पूर्णिया के मरांगा क्षेत्र में एक जूट पार्क की स्थापना भी की जा रही है और इसका उद्देश्य रखा गया है कि इस क्षेत्र में बेहतर करना, जूट उद्योग को और स्ट्रक्चर फॉर्म में लगाना, है ना, एक संगठन के रूप में इसे विकसित करना है। यह पार्क, जूट पार्क को लेकर के कहा जा रहा है, आधुनिक तकनीकों से युक्त होगा और छोटे बड़े उद्यमियों को जो आवश्यक आधारभूत संरचना जूट से संबंधित है वो प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग देने का भी काम करेगा, है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं मार्केटिंग वगैरह में भी मदद करेगा। तो बिहार की जलवायु और भूमि संरचना जो है वह जूट की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है, तो जाहिर सी बात है यही कारण आपको देखने को मिलेगा कि पश्चिम बंगाल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो जूट उत्पादक राज्य है वह कौन रहने वाला है, बिहार, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक यानी कि पहले नंबर पर कौन है, पश्चिम बंगाल,
और दूसरे नंबर पर फिर कौन हो जाएगा, बिहार। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, सरकार द्वारा इस क्षेत्र को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा फिर, तो इसके अंतर्गत कृषि जूट समेकन, देखिए क्या क्या चीजें की गई है, नजर डालिए। कृषि जूट समेकन प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, और जो बुनकर होंगे उनको समय के साथ आधुनिक ट्रेनिंग चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर के योजना चलाई जा रही है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। बिहार में वस्त्र एवं रेशम उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है। अब यहां पर भी ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है, वस्त्र एवं रेशम उद्योग, कृषि और बताते चलिए उससे जुड़ी हुई गतिविधि, इससे बाहर नहीं जा रहा है। किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेट का अगर आप उद्योग के विषय में पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जिस पर आप गौर कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे आगे का सब टॉपिक आपके लिए आसान होगा। अब एग्रीकल्चर पर ही दिमाग केवल लगा के रखिए। देखिए इसमें बिहार में वस्त्र एवं रेशम उद्योग राज्य की, जब भी इस तरह का कृषि से संबंधित कुछ आएगा तो एक शब्द आएगा ट्रेडिशनल, ये चलेगा। हस्तशिल्प होगा, ग्रामीण आजीविका की बात की जाएगी, ये सब ध्यान रखना है। यहाँ जो वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र रेशम पर आधारित होगा, और सूती वस्त्र उद्योग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैला होगा, जिसमें फुलवारी शरीफ यानी कि पटना, डुमराव जो कि बक्सर, और गया प्रमुख केंद्र के रूप में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर कहीं आप देखना चाहते हैं तो वो आप मुंगेर में, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर की छोटी छोटी सूते मिलें भी अभी कार्यरत हैं, जो स्थानीय स्तर पर उत्पादन और लोगों को रोजगार देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भागलपुर की रेशमी वस्त्र है। इसकी एक उत्कृष्ट पहचान है, कौशल है, इसके जो डिजाइन है, इसके वजह से ये देश विदेश में विख्यात है। तो भागलपुर की सिल्क ये बहुत ही डिमांड में रहता है, और आपको यहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है। बिहार में 3 प्रकार के रेशम जो है, मलबरी, तसर और अंडी, एरी का उत्पादन यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। मलबरी रेशम का उत्पादन जो है सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया जिले में होगा, ध्यान रखना। ये तसर रेशम का उत्पादन कहां पर, बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में होगा। और अंडी रेशम या एरी सिल्क की बात करेंगे तो वो मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में किया जाएगा। तो आखिरी के ये जो 3 है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मलबरी, तसर और अंडी रेशम कहां कहां किस एरिया में होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, पहले पूछा गया है। चलिए अब देखिए सीमेंट उद्योग। चलिए अब यहां से जरा हम औद्योगिक घरानों की तरफ थोड़ा एक बार शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। यहां भी देखेंगे, लेकिन यहां देखिए राज्य में चूना पत्थर की पर्याप्त उपलब्धता है, जिस वजह से सीमेंट उद्योग की स्थापना यहां पर आसानी से हो सकता है। तो क्योंकि चूना पत्थर जो होता है वो सीमेंट निर्माण का एक रॉ मटेरियल है, सबसे मेन रॉ मटेरियल है, और राज्य के विभिन्न क्षेत्र में ये पाया जाता है। खास करके अगर रोहतास और कैमूर जिला की बात करेंगे, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस संसाधन की उपलब्धता है, तो राज्य में सीमेंट उत्पादन की आधारशिला रखी गई। प्रमुख बात देखेंगे, डालमिया नगर जो कि रोहतास में पड़ता है, बंजारी रोहतास में सीमेंट उद्योग का यहाँ पर यूनिट है। जो डालमिया सीमेंट का संयंत्र जो है इस क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रस्थान है, राज्य की औद्योगिक छवि को ये मजबूत करने का भी काम करता है। अब कृषि उत्पाद उद्योग की चर्चा करते हैं जरा। यहाँ भी एग्रीकल्चर की बात आ गया, तो निश्चित तौर पर कृषि प्रधान राज्य है, तो इसकी संभावना भी यहाँ पर बहुत रहेगा। कच्चे माल यहाँ पर उपलब्ध होंगे, जिस वजह से कृषि उत्पाद जैसे उद्योग लगेंगे, जैसे कि गन्ना, धान, सब्जियां, फल, जूट, मखाना, ये सब का उत्पादन होगा। तो ध्यान रखना है कि ये एक बड़ा एरिया होगा जहां पर उत्पादन भी इस क्षेत्र से आएगा, और इसी क्षेत्र से रोजगार भी प्रोवाइड होता हुआ दिखेगा, ये ध्यान रखना है। राज्य में जैसे चीनी, जूट, इथेनॉल, आजकल इथेनॉल बहुत चर्चा में है, E20 पेट्रोल को लेकर के, ये गन्ना से ही संबंधित है। चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड, ये सारे उद्योग जो हैं लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। विशेषकर इथेनॉल उत्पादन, इथेनॉल को लेकर के मैंने पहले भी कहा कि बहुत चर्चा में है। E20 पेट्रोल को लेकर के गन्ना की खेती काफी होती है, यहाँ पर काफी संभावनाएं हैं। जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, इसमें भी बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। चूंकि कृषि प्रधान राज्य है, तो जाहिर सी बात है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का यहाँ पर बहुत संभावना है। भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना को स्वीकृति भी दिया भी गया है। जो प्रोडक्ट होंगे, खाद्य उत्पाद, उनका भंडारण किया जाएगा, कैसे वैल्यू एडिशन किया जा सके, एक्सपोर्ट कैसे किया जा सके, इन तमाम चीजों के लिए ये पार्क इंपॉर्टेंट है।
आर्थिक सर्वेक्षण यहां ध्यान रखना है 2024-25 के अनुसार बिहार देश में खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे तथा फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। साथियों ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखना, यहां से आपके लिए प्रश्न बन सकता है। ठीक है, क्या है बिहार देश में, क्या है खाद्य उत्पादन में कितने नंबर पर, 7वें, सब्जी उत्पादन में कितने नंबर पर, 3रे, और यहां पर फल उत्पादन में कितने नंबर पर रहा, 6ठे। ये कहां कहा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में। ये चीजें ध्यान रखना है। सर्वेक्षण वगैरह से ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आप बहुत कुछ पढ़ के जाएंगे और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पीसीएस में पूछा भी गया है, बीपीएससी ने कई बार ऐसे पूछा है। तो कुल मिलाकर के ये सब अगर आप चीजें देखते हैं तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र पर आप घूम फिर के आएंगे, यानी कि एग्रीकल्चर ही बेस में है। अब एग्रीकल्चर से संबंधित उद्योग यहां पर लगता हुआ ही नजर आएगा। आजकल जो है बिहार में मखाना उत्पादन को लेकर के काफी बात किया जाता है, चूंकि मिथिला मखाना को जीआई टैग भी 2022 में दिया गया था। साबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर इसके द्वारा ये प्रस्तावित था। तो ये नाम, इस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान रखिएगा। और लगातार जो मिथिला का मखाना है, चूंकि मिथिला मखाना इसीलिए यहाँ विवाद भी था, ये भी ध्यान रखना है। इसे पहले जो भेजा गया था केंद्र सरकार को बिहार के कृषि मंत्रालय के द्वारा, वो बिहार मखाना के नाम से भेजा गया था। फिर इस पर बहुत विवाद हुआ, फिर नाम की वापसी हुई, वापस मिथिला मखाना के नाम से भेजा गया और फिर वही नाम यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आया है। ठीक है, क्योंकि ये मिथिला के कुछ क्षेत्र में ही होता है, जिसमें आप देखेंगे दरभंगा हो, सहरसा हो, मधुबनी हो, उसके बाद सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, कुल मिलाकर के इन्हीं क्षेत्रों में जो कोसी का बेल्ट है, इसके अलावा बागमती का बेल्ट है, महानंदा का बेल्ट बेसिन है, इस एरिया में ही पानी की उपलब्धता अधिक है। तो यही कम से कम 10-12 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मखाना की खेती ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर के देखिएगा, देश का अगर दुनिया का देखेंगे तकरीबन 80 से 85% मखाना भारत में होता है, और भारत का तकरीबन 85 से 90% मखाना जो है उत्पादन वो बिहार में होता है, और बिहार का 100% मखाना उत्पादन जो है वो मिथिला में होता है। ऐसे आपको फैक्ट याद रखना है ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। और मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था, ये मैंने जीआई टैग वाला जो लेक्चर था उसमें आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, सरकार लगातार इन तमाम चीजों के लिए लगातार काम कर रही है और इस वजह से कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति भी हो रहा है। लीची उत्पादन की बात करेंगे, अब यहाँ पर लीची की बात चला है ही, तो ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर आपको ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर जो है यहाँ पर एक तरह का लीची है जिसका कहा जाता है शाही लीची। ध्यान रखिएगा, शाही लीची। शाही लीची जो है इसको जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, और बिहार में लीची की जो सबसे ज्यादा खेती है वो मुजफ्फरपुर में ही होता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा, इस वाले एरिया में, थोड़ा बहुत वैशाली, इसी क्षेत्र में होता है। और लीची उत्पादन में बिहार जो है इस देश में पहले स्थान पर है, ध्यान रखना है। और उसी के शाही लीची मुजफ्फरपुर वाले को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, देखिए मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 180.57 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ये खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। और पटना में बगल में ही है बिहटा, वहां पे पैकिंग घर का निर्माण किया जा रहा है, आगे भेजा जा सके। इतनी चीजें क्लियर है, एक एक चीज समझ में आ रहा है। चलिए, बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम, ध्यान से फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बिहार में, और किसका, केंद्र सरकार का, यानी कि लोकेशन बिहार का रहने वाला है। ठीक है, मालिकाना हक केंद्र सरकार का रहने वाला है चूंकि इसके नियंत्रण में, और ये पीएसयूज होने वाला है, सार्वजनिक उपक्रम होने वाला है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब जरा यहां पर देखते हैं कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। उसमें अगर पहला देखेंगे, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कहां पर है, बरौनी। बरौनी कहां पड़ता है, बेगूसराय में। बिहार का अगर उद्योग घराने की बात करेंगे तो बेगूसराय उद्योग के मामले में बहुत अच्छा पहले से भी रहा है। और ये जो उपक्रम है, ये जो यूनिट है, यहाँ पर उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में लगातार ये बेहतर काम किया है। खास करके पूर्वी भारत में देखेंगे कृषि क्षेत्र को लगातार इसने अगर देखा जाए तो बहुत सहयोग किया है बरौनी का ये जो है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़े, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखिए इंडियन ऑयल, तो यहाँ पर बिहार की चर्चा अपने आप बरौनी पे जाएगी, बेगूसराय, क्योंकि बरौनी में फर्टिलाइजर तो है ही, रिफाइनरी भी है। ठीक से समझिएगा, तो रिफाइनरी के वजह से इस जगह का महत्व बढ़ता है।
ठीक, और बेगूसराय का भी महत्व बढ़ता है, तेल शोधक इकाई है। आपसे लोकेशन ज्यादा पूछा जाएगा, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में। यहाँ जो रेलवे का जो माल डब्बा होता है उसका निर्माण होता है, मरम्मत होता है, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था में है, लेकिन बिहार सरकार कर रही है कि हम जल्द ही इसका पुनरुद्धार करेंगे। तो आपसे संभव है ये फैक्ट पूछ लिया जाए, चूंकि ये चर्चा में है। रेल पहिया कारखाना बेला सारन, अब देखिए नाम में ही है रेल पहिया कारखाना। ये कारखाना क्या होगा, रेलवे इंजन डिब्बों के पहिए का निर्माण करने का काम करेगा और कुल मिलाकर के रेलवे के जो आत्मनिर्भरता है उसके लक्ष्य को बढ़ाने का ये काम करता हुआ नजर आएगा। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना ना मढ़ौरा सारण, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना, तो भारतीय डीजल का जो विद्युतीकरण का मिशन है, इस तरह के यहां पर इंजन तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा क्या है, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा। देखिए रेलवे से संबंधित कई सारे यूनिट दिख रहा है ना, तो एक जगह क्या लिखना है, रेलवे और तमाम यूनिट का नाम, यूनिट का नाम लोकेशन, यूनिट का नाम लोकेशन मढ़ौरा सारण, है ना, हरनौत नालंदा। इसके अलावा रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है आपसे, 5 स्टार इसको लगा लीजिए। लोकेशन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। मधेपुरा वाले के विषय में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां मुझे लगता है कि कहीं आपसे कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि भारत और फ्रांस की कंपनी जो अल्स्टॉम के बीच एक संयुक्त उपक्रम के रूप में यह स्थापित हुआ है। 12,000 हॉर्स पावर के विद्युत इंजनों का निर्माण यहां पर किया जाता है और ये मेक इन इंडिया का महत्वपूर्ण एक पहल भी इसके अंतर्गत देखा जाता है। और भारत को रेलवे इंजन के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने में रेल विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसको अच्छे से करके जाइएगा, लास्ट वाले में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो हमने अभी देखा जो केंद्र सरकार के अंतर्गत नियंत्रण में था और बिहार में। अब देखिए जरा दूसरे पर चलते हैं, क्या है लिखा हुआ, बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम, यानी कि नियंत्रण किसका रहने वाला है, बिहार का ही। पहले वाले में नियंत्रण किसका था, केंद्र सरकार का। लोकेशन बिहार का था, नियंत्रण तो केंद्र सरकार का था, यहां बदल गया। बिहार सरकार बहुत सारे जो औद्योगिक इकाई है उसके अपने नियंत्रण करती है, जिसमें बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा, ये पटना में है। और इसमें जो है राज्य में वाहन निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। प्रारंभिक वर्षों में स्कूटर निर्माण के तौर पर देखेंगे तो सक्रिय रहा, लेकिन आजकल इसे देखा जाए तो वर्तमान में ये निष्क्रिय है। सरकार कोशिश कर रही है कि वापस से इसको शुरू किया जाए। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना स्थापना वर्ष 1974 रहा है और ये निगम राज्य की जो चीनी मिल है उसका संचालन, पुनरुद्धार, प्रशासन, इन तमाम चीजों के लिए यहाँ पर काम किया गया था। कृषि आधारित जो चीनी उद्योग हैं इसके संगठनात्मक विकास कैसे हो जाए, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना, ध्यान से समझिए क्या कहा गया है। एक तो आपसे यूनिट पूछा जाएगा, उसका लोकेशन पूछा जाएगा, दूसरा अगर पूछा जाएगा तो यहीं पर पढ़िएगा, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, है ना, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर को लेकर के कहा गया है। तो कृषि आधारित जो एमएसएमई सेक्टर होगा उसके विकास के लिए संस्था काम करते हुए नजर आएगी। और एग्रीकल्चर है तो जाहिर सी बात है ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। बस बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी पटना, देखिए क्या लिखा हुआ, डेयरी, तो बिहार में दुग्ध उत्पादन के लिए काम करने के लिए जानी जाएगी। और सुधा डेयरी को लेकर कम्फेट की चर्चा मैंने किया, सुधा निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना, वो एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइनेंस, यानी कि यहां पर देखेंगे एमएसएमई सेक्टर को लेकर के उसको वित्तीय सहायता देने के लिए काम करेगा। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, क्या कहा गया है, टेक्स्ट बुक, तो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का मुद्रण और वितरण सुनिश्चित करने का काम इसको दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह कार्यरत है। चलिए, बिहार के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन कौन से प्रमुख है ये पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें खास करके ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के बात करेंगे तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड स्थापना इसका 1958 में होता है और इसमें देखा जाए द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा। इसका उद्देश्य फिर क्या रहेगा, देखिए विद्युत बोर्ड है, यानी कि भाई राज्य भर में विद्युत उत्पादन बेहतर से बेहतर हो सके, ट्रांसमिशन अच्छे से हो सके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो सके, इन तमाम चीजों को एक एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया और उसके लिए राज्य का ये विद्युत एजेंसी है। क्लियर हो रहा है। चलिए
2011 में इसे पुनर्गठित किया गया। कब किया गया? 2011 में। और ध्यान रखिएगा इसे 3 इकाइयों में बांट दिया गया। अब 3 इकाई पर चर्चा करेंगे। पहला इकाई बिहार राज्य पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड उत्पादन के लिए, क्या है लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, शब्द ही समझना है, पावर जनरेशन बिजली उत्पादन। बिहार राज्य क्या है? पावर ट्रांसमिशन, क्या होगा? ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से ट्रांसमिशन के लिए। क्या है देखिए बिहार राज्य? पावर होल्डिंग, तो ये क्या होगा? प्रशासनिक नियंत्रण के लिए। शब्द में ही छुपा हुआ है कि क्या इसका काम है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 2 वितरण कंपनियां भी कार्यरत हैं। अब 2 वितरण में भी आसानी से नाम आपको याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, गंगा नदी के हिसाब से बांट दीजिए। तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, यही चीज होगा। बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए है। ठीक है, ये जो है 2 इलेक्ट्रिक के लिए है। क्लियर हो रहा है? ये तमाम चीजें आपको इसी तरह से पता होना चाहिए, एकदम कहानी की तरह जैसे मैं समझा रहा हूं ये। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होगा और 31 मार्च 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। और यह कंपनी जो है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या होगा बताइए? जल विद्युत संसाधनों की पहचान करना, उसका इस्तेमाल करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये तमाम चीजें इस तरह से होगा। ठीक है, अब बिहार की प्रमुख उत्पादन इकाइयां कुछ और है, जरा उसको समझ लेते हैं। जिसके अंतर्गत देखेंगे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा, सबसे पहले इसकी चर्चा हमने किया था। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है। 1974 में उद्देश्य क्या होगा जरा सोचिए तो, क्या लिखा हुआ है? बिहार औद्योगिक और क्या लिखा गया है? क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो एक ऐसा प्राधिकरण जो औद्योगिक क्षेत्र में बिहार में विकास करने के लिए जिम्मेदार हो, बस इतनी सी बात है। तो देखिए राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों का क्या होगा? नियोजन, विकास और प्रबंधन करने की जिम्मेदारी। जो उद्योगपति यहाँ पर निवेश करना चाहेंगे उनकी भूमि का आवंटन करना, उनको बुनियादी सुविधा देना, सेवाएं उपलब्ध कराना। इसकी संरचनाएं देखेंगे तो इसका 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, पहले भी बताया था, कहां? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। 9 क्लस्टर कार्यालय है और 74 जो है इसका औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कि पूरे बिहार को 74 औद्योगिक क्षेत्र में बांट दिया गया है। बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, अब देखिए क्या है? कृषि उद्योग विकास, कृषि के क्षेत्र में जो उद्योग काम करेगा उसके विकास के लिए जिम्मेदार। 1966 में स्थापना, कृषि यंत्र और उपकरणों के निर्माण वितरण के लिए। अब जैसे ही कृषि की बात की जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाएगी तो लघु उद्योग यहाँ पर शामिल होगा। और कृषि को कैसे मशीकरण किया जाए, परंपरागत कृषि से कैसे बाहर निकाला जाए, इन तमाम चीजों के लिए काम करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? आगे बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम, अब क्या है ये? शब्द पे ध्यान दीजिए, चमड़ा उद्योग, कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है। स्थापना क्या होगा? 1974। और क्या होगा? चमड़ा उद्योग है तो राज्य में जो पारंपरिक चमड़ा उद्योग की संरचना है, तकनीक है, विपणन है, उसको सहायता करना, निर्यात को बढ़ाना, जो इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी वगैरह हैं, लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब काम। बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड, क्या है ये? चीनी, तो जाहिर सी बात है चीनी मिल वगैरह के लिए काम करना। 1974 में चीनी मिल का संचालन, पुनरुद्धार, जो गन्ना किसान होंगे उनको सहायता देना, ट्रेनिंग देना। और आजकल के समय में देखेंगे इथेनॉल उत्पादन के बढ़ावा देना, क्योंकि E20 को लेकर के बात किया जा रहा है जोर शोर पे। बस इतनी सी बातें हैं, इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना है। आधा घंटा समय लगा और अभी मैं पढ़ाया हूं पूरा लाइन बाय लाइन, तो मुझे आधा घंटा लगा है। आप तो और जल्द से रिवीजन कर लेंगे, लगातार आप पहले पढ़े, एक बार नजर से गुजारेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो थोड़े से तत्परता दिखा करके आपके लिए आखिरी में देखेंगे मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम बचेगा और यहाँ पर 10 प्रश्न करेंगे, इसको भी ध्यान से देखिए, यहाँ से भी कुछ प्रश्न रह सकता है। चलिए एक एक करके प्रश्नों का समाधान मिलकर के ढूंढते हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना कब हुई थी? और हमने कहा था ये 1974 में, तो सी विकल्प के साथ हम इसको चलेंगे, यानी कि बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, है ना। इसके अलावा भूमि, आधारभूत संरचनाएं, औद्योगिक क्षेत्र में कैसे बेहतर काम किया जाए, इन तमाम चीजों के लिए किया गया था। बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? पहली चीनी मिल, यह प्रश्न पूछा गया है, इसको 5 स्टार डालिए। और हमने पहले चर्चा किया था कि आपको ध्यान रखना है सारण डिस्ट्रिक्ट मरहौरा, यहां पर पहली चीनी मिल बिहार में स्थापित किया गया था। ईयर भी नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए,
1904 में स्थापित किया गया था। यहां से चीनी मिल उद्योग की शुरुआत मानी गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला। आगे चल के और सारे चीनी मिल आए। बिहार में जूट उद्योग के प्रमुख कारखाने किन जिलों में हैं? इसी तरह के प्रश्न रहते हैं, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जूट उद्योग का मैंने कहा था कि मिथिला का हिस्सा जो है गंगा के उत्तरी मैदान पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा, यानी कि जो एग्रीकल्चर है और किसान है उस पर निर्भर है। बिहार में सीमेंट उद्योग के विकास का प्रमुख कारण क्या है? क्या है भाई? कोई भी उद्योग कहीं पर विकास होता है उसकी मुख्य वजह क्या रहता है? रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर वो काम होगा। कच्चा माल तो चाहिए ना, तो कच्चा माल क्या है? देखिए सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर की अगर पर्याप्त उपलब्धता होगा तो होगा ही। और चूना पत्थर की पर्याप्त उपलब्धता किधर आपको दिखता है? कैमूर में दिखता है। कैमूर के बगल का डिस्ट्रिक्ट रोहतास में दिखता है। ध्यान रखिए इन सब चीजों को, एकदम कहानी की तरफ पढ़िए, आप देखिएगा आपका काम बच जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस वजह से इस डिस्ट्रिक्ट में होगा। रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर? क्या वो मढ़ौरा में है? क्या वह हरनौत में है? क्या वह बेला सारन में है? क्या वह मधेपुरा में है? ठीक है, भारतीय रेलवे ने जो इसकी स्थापना की है वो बेला सारन में किया है, यानी कि सी विकल्प के साथ हमने इसकी चर्चा किया ही है। चलिए आगे, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखिए शुगर कॉर्पोरेशन चीनी मिल वाला है, स्थापना कब हुई? जिस तरह से पूछा जा रहा है ना, एकदम डेट ऐसा ही पूछा जाएगा, ईयर पूछा जाएगा, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। 1974, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। और चीनी मिल के संचालन के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में किया गया था। चलिए, BHPC, इसके अंतर्गत कहा गया है कि संचालित सबसे प्रमुख जो परियोजना है कौन सी है? चलिए यहां पर एक नई चीज आपको मिल जाएगा। सोन नहर प्रणाली जो है BHPC की सबसे प्रमुख परियोजना है। कौन है? सोन नहर प्रणाली। गंगा जा रही है, सोन देखेंगे तो इधर से जा रही है, ये आगे चल के गंगा की सहायक नदी है, ये सोन रिवर है, यहीं पर यह परियोजना है। भारत की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से यह एक है और इसका आधार जो है डेहरी के निकट सोन नदी पर जो है वो निर्मित निकट है। ठीक है, तो सी विकल्प के साथ आप यहां पर चलेंगे। 8, कटैया जल विद्युत परियोजना, यह भी एक नई बात समझ लेते हैं, किस नहर प्रणाली पर निर्भर है? ये जो कटैया वाला है ये कोसी पूर्वी आपको दिखेगा। हाँ, कोसी पूर्वी नहर प्रणाली। ठीक है, क्योंकि कोसी में देखेंगे तो कोसी पश्चिमी कोसी नहर भी देखने को मिलेगा। तो कटैया जो है वो जल विद्युत परियोजना कोसी पूर्वी नहर प्रणाली पर आधारित होगा और इसमें नहर के जो जल है उसके प्रवाह का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए करने की बात की गई है। तो डी विकल्प के साथ चलेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। बियाडा की स्थापना 1966 में हुई थी, नहीं, हम देख चुके हैं। बिहार में पहली चीनी मिल भागलपुर, नहीं, गलत, अभी हमने देखा है। स्थापना क्या 1974 में हुआ? नहीं, BHPC ये भी नहीं होगा। राज्य विद्युत, हाँ, 1958 में यह है, यानी कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की अगर बात करेंगे तो वह 1958 में यहां पर हुआ है, यानी कि ये सही है। अच्छा, यहां पर वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो एक बार देख सकते हैं बियाडा की स्थापना कब हुआ था। अभी हमने देखा है 1974 में। और बिहार का जो पहला जो हम कहते हैं चीनी मिल वगैरह लेकर के हमने देखा वो सारण में हुआ था, तो वह भी गलत होगा। और BHPC की स्थापना जो है 74 में नहीं, वह 1982 में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कोई प्रश्न गलत है, कोई विकल्प, वो क्यों है ये पता होना चाहिए। मलबरी रेशम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा रहा है? अब इसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट का देखिए सेट बना दिया है, ये सेट आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से प्रश्न रहते हैं, बांका, जमुई, नवादा, नहीं, हाँ ये वाला सेट। ये जैसे ही आप उत्तर के तरफ चल जाएंगे ना, बिहार है और बिहार का आप उत्तर वाला हिस्सा जैसे ही जाएंगे, ये वाला हिस्सा अगर गंगा नदी निकलती है और ये वाला हिस्सा पूरा, तो इस एरिया में देखने को मिलेगा, यानी कि सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, किशनगंज, इस वाले हिस्से में, यानी कि बी विकल्प के साथ हम चलते हुए नजर आएंगे। तो मैप पर चीजों को ध्यान रखिएगा, आपका काम आसानी से बन जाएगा। कुल मिलाकर के साथियों, आज हमने देखा कि बिहार के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, उसको अच्छे से हमने पढ़ा है, उस पर 10 प्रश्न भी कर लिए हैं। ठीक है, कुछ परियोजना भी हमने पढ़ लिया। इतना पर विश्वास कीजिएगा, यहां से प्रश्न रहेंगे आपके पास। प्रश्न बहुत ज्यादा डेप्थ में यहां से नहीं पूछा जाता है। इन तमाम चीजों के लिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र को देखा है 10 साल का, ज्यादा नहीं, तो आप जान जाएंगे कि कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है और कैसे प्रश्न आपके समक्ष रहते हैं। अगर इतना तैयार हो जाए ना,
टेस्ट सीरीज लगाइए और उसके बाद कुछ 2-4 फैक्ट पढ़े, बच जाए तो वो भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अगर और टॉपिक आपको लगता हो कि इस पर आपको डिस्कस करना है, इस पर बात की जानी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस पर लेक्चर लेकर के आ जाएंगे। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अंत में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। थैंक यू सो मच।